हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, अभी तक इस वीडियो से पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा है और वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न किया जाता है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव ऊर्जा क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है। अब हमारे दैनिक जीवन में वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव का क्या उपयोग है, इन सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो सेकेंड चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना था और जो सेकेंड पार्ट है, इसी का आधा जो हिस्सा है, उसमें हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे या संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और जो धारिता है उसको पढ़ने से पहले दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चालक है और उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह किन किन तरह के गुणों को दर्शाता है और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अगर इन सारे चीजों के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा आप जब संधारित्र पढ़ेंगे या संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे तो इन सारे चीजों का वहां पर यूज है। तो सबसे पहले हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बच्चों इस वीडियो का, वो ये होने वाला है चालक स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर जो होते हैं या जो चालक होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन कौन से गुण रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। बच्चों, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला टॉपिक, चालक स्थिर वैद्युतिकी। चालक स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, चालक स्थिर वैद्युतिकी के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चालक क्या होता है। बच्चों, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया था कि चालक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें जो ये वैद्युत आवेश होते हैं या जो मुक्त आवेश होते हैं वो आसानी से क्या हो सके, प्रवाहित हो सके, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और जिसमें वैद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकते हैं वो क्या होता है, अचालक होता है, वो अचालक होता है। और जिसमें रूम टेम्परेचर पर इक्का दुक्का वैद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं वो अर्धचालक होता है, जो कि 14 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है, इसको मैं बता चुका हूं। तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से प्रवाहित हो सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे आपका तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, पारा हो गया, ये सारे पदार्थ आप यूज करते होंगे, जो वायर्स आप यूज करते हैं, ये सारे चालक होते हैं। और ये जो चालक होते हैं इसमें जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से प्रवाहित होते हैं। अब ये जो चालक होते हैं इसके अंदर दो तरह के आवेश होते हैं। एक जो आवेश होता है बच्चों उसे हम कहते हैं मुक्त आवेश और दूसरा जो आवेश होता है उसे हम कहते हैं बद्ध आवेश। तो ये मुक्त आवेश, बद्ध आवेश, एक्चुअली जो चालक होता है वो किस प्रकार का पदार्थ होता है, थोड़ा इन बातों को हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। तो बच्चों, आप लोग परमाणु के बारे में पढ़े होंगे, पहले यौगिक के बारे में पढ़े होंगे। यौगिक से अणुओं से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है, और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। और अणु के अंदर क्या होता है, और अणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, विभिन्न ऑर्बिटलों में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सपोज कीजिए कि ये जो चालक होता है वो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई एक चालक है, तो इसके अंदर ये जो बहुत सारे ये परमाणु हैं, ये बहुत सारे इसके अंदर क्या है, परमाणु है। अब इसमें ये कैसे परमाणु होंगे, किस प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ जो आपका पदार्थ है वो चालक कहलाएगा, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों, ऐसे परमाणु जिसके अंदर ये जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सबसे अंतिम वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जिसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो, वो सबसे बेहतरीन चालक कहलाता है। मतलब कि उसमें से जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। उसको आप जरा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए बच्चों कि सोडियम हम लेते हैं,
सोडियम आप लेते हैं तो सोडियम का जो ये परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 11 होता है। तो आप थोड़ा केमिस्ट्री की चीज है, इसको ध्यान समझिएगा। अब इसमें मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है और इसका परमाणु संरचना हम दिखाएं तो ये नाभिक है, इसमें 11 प्रोटॉन होंगे और इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, अब चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इसके अंदर हैं और इसके बाहर ये विभिन्न क्या है, ऑर्बिट्स हैं। ये क्या विभिन्न ऑर्बिट्स हैं। तो आप देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, आपको पता है। तो ये आप देखिए इस ऑर्बिट में ये देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे ऑर्बिट में है और पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब बचा हुआ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। तो आप देखिए पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8 और जो तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और आपको बताया गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये जो नाभिक होता है ना इस पे फोर्स लगा रहा होता है, इस पे क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। तो इसको अपने तरफ ये क्या कर रहा होता है, खींच रहा होता है। ठीक है, ये तो सोडियम हो गया। अब जरा सोचिए कि हम क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन का, जिसका ये सोडियम का आपने स्ट्रक्चर बनाया यहां पे, और ये क्लोरीन क्या होता है, इसका 17 होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसका ये पहला कक्षक हो जाएगा, ये दूसरा कक्षक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, तीसरा कक्षक हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बताना चाहता हूं। इसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 2 10। और अंतिम कक्षक में कितने, 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके परमाणु क्रमांक 17 है, तो अंतिम जो कक्षक होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए 2 इसमें, 8 इसमें, 10 और 7 17 हो गए। अब ये बताइए कि आपको बताया गया कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Fe, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जानते हैं ये जो फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम लॉ आपको पढ़ाया गया था। कूलॉम के नियम में आपको ये बताया गया था कि ये जो वैद्युत बल होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर 17 प्रोटॉन, क्लोरीन के अंदर जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है वो कितने हैं, 17 पॉजिटिव चार्ज है और लास्ट ऑर्बिट में 7 निगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, 17 गुणे 7 के, 17 गुणे 7 के। ठीक है, और आप देखेंगे जो सोडियम के इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ये बल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके कितने प्रोटॉन इसके नाभिक में, 11 है। तो 11 प्रोटॉन मतलब कि 11 प्रोटॉन के बराबर इस पे चार्ज होगा और 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब आप देखिए यहां पे 11 एक चार्ज क्या है, 11 है और एक चार्ज क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ज है वो 17 प्रोटॉन के बराबर है और दूसरा जो चार्ज है 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे केवल हम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो 17 में 7 से गुणा करेंगे तो ये अधिक हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ ये जो नाभिक है इन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पे ज्यादा बल लगा रहा है, मतलब कि ये आसानी से इन इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकलने देगा। अगर थोड़ा बहुत आप फोर्स लगा के चाहे कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर लें, इसको बाहर कर लें, तो ये आसानी से बाहर नहीं होंगे। लेकिन सोडियम जैसे जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ऐसे पदार्थ से चाहें तो बहुत आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो आपका कोई भी, अभी ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंतिम ऑर्बिट में 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं कहा जाएगा, वो मेटलाइड में चला जाएगा, अर्धचालकों में चला जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी कंडक्टर के बाहरी कक्षक में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो रूम टेम्परेचर होता है ना हमारा, ये नॉर्मल जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस जो हमारा जो टेम्परेचर है, उसी पर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो ये एटम है इससे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो जाते हैं, बाहर
हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो परमाणु से क्या हो गया, ये मुक्त हो गया। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें से अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो अब इसके अंदर कितने प्रोटॉन, पूरे एटम के अंदर, ये जो पूरा एटम है इसके अंदर कितना प्रोटॉन बचेगा, 10 प्रोटॉन बचेगा। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, सॉरी 11 प्रोटॉन है तो 11 प्रोटॉन तो रहेंगे ही। अब इसमें कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो आप देखेंगे 10 प्रोटॉन से तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसका 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 11 प्रोटॉन है तो 10 + 1, 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, 10 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैंसिल आउट हो गया, एक प्रोटॉन का चार्ज इस पे बच जाएगा। इसलिए इस परमाणु पर एक धन आवेश आ जाएगा, इस परमाणु पर एक क्या आ जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। और ये धन आवेश हमेशा इस परमाणु के साथ ही क्या होगा, बद्ध होगा, बाधित होगा। हमेशा ये जो धन आवेश है ये मूव नहीं करेगा। ये कौन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब कि उस पूरे एटम में ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसलिए इसको मुक्त आवेश कहते हैं। और जो इस परमाणु के साथ ये जो धन आवेश आया इसको हम कहते हैं बद्ध आवेश। तो आपने बच्चों यहां पे समझ लिया होगा कि मुक्त आवेश किसे कहते हैं तथा बद्ध आवेश किसे कहते हैं। इस बात को आप ठीक से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ये मुक्त आवेश और बद्ध आवेश क्या होता है, आप समझे। अब इसकी आगे की चीजें हम देखते हैं। पहले आप देखें, अभी आपने ये समझा कि कोई भी ये हमारा कंडक्टर है तो ये किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। क्या होता है, परमाणुओं से। और कैसे परमाणुओं से मिलकर बना है, जिसके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, मान लीजिए कि इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो इन सारे बाहर हुए इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, इन सारे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी याद कर लीजिए क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत जरूरी है। आपको जब मैं वैद्युत धारा पढ़ाऊंगा तो ये इन्हीं के प्रवाह से क्या बनता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगले चैप्टर में आपको बताया जाना है। और जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलेंगे तो इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, सब पे धन आवेश हो जाएगा। तो ये धन आवेश, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव करने के लिए क्या है, फ्री है। इस पूरे कंडक्टर के अंदर, इस पूरे चालक के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं कि ये मुक्त आवेश है। ये क्या है, मुक्त आवेश है। और ये जो धन आवेश है इन एटम के साथ ही हमेशा क्या रहेगा, संबंध रहेगा। मतलब उसी के साथ क्या रहेगा, बाधित रहेगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इस धन आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश। तो आज आपने इन दोनों में अंतर समझ लिया होगा कि बद्ध आवेश क्या होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश क्या होता है। तो इन दोनों के बारे में समझा। अब हम ये समझेंगे बच्चों चालक स्थिर वैद्युतिकी के कुछ महत्वपूर्ण नियम। मतलब कि इसका पहले इस लाइन का मतलब समझिए। इसमें हमें यह जानना है कि अगर किसी चालक को या तो आवेशित किया जाए या उसको किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए तो वो कौन कौन से परिणाम को प्रदर्शित करता है, इन सारे चीजों के बारे में हमें जानना है इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए बच्चों कि इसका जो पहला परिणाम है वो क्या कहता है, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी चालक होता है अगर उसको आवेशित किया जाए या किसी उसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा चालक के बाहर ही होगा। उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है उसको हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए बच्चों कि यह एक चालक मटेरियल है। ये क्या है, एक चालक है और इसको एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 में रखा गया है। एक वैद्युत क्षेत्र है E0 और इस चालक को इसके अंदर रखा गया है। अब बच्चों आप जानते हैं कि जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा कहां से जनरेट होती है, पॉजिटिव आवेश से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पे जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ दी गई है, तो आप क्या दिमाग लगाएंगे कि ये जो इसका हेड है, सिर है, उधर की तरफ क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज होगा, और जो इसकी पूंछ है, इसकी जो टेल है, इसकी जो पोंछिया है, उधर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया गया, वैद्युत क्षेत्र आपको दिया गया, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है ना, धन आवेश है। और इधर की तरफ क्या है, ऋण आवेश है। अब आप सपोज कीजिए कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इधर की तरफ धन आवेश है और इधर की तरफ ऋण आवेश है, और इसके अंदर किसी चालक को रख दिया जाए, तो अभी आपको बताया गया जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां आ जाएंगे, इस धन आवेश की तरफ, इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, सारे शिफ्ट हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज का टोटल प्रभाव होगा वो इस साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र उधर की तरफ बन रहा है, तो इसके अंदर भी धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए, ये चालक है, तो चालक के अंदर जितना, मतलब कि जितना ये बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है ना, ई नॉट, इसके अंदर भी ये जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ना, उस ई नॉट के बराबर ही बनेगा। तो अगर इसके अंदर, मतलब कि इस चालक को रखा गया है इस ई नॉट वैद्युत क्षेत्र में, तो ये बाहर ई नॉट वैद्युत क्षेत्र तो है ही है, इसके अंदर इसके विपरीत दिशा में भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जो उसको क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, वेक्टर क्वांटिटी है, अगर जितना ये इधर की तरफ उतना ही ये इधर की तरफ, तो अगर ये इसको पॉजिटिव लिया गया तो ये नेगेटिव, दोनों को जोड़ा जाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है, तो जितना बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान है ना, उसके अंदर एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जिसके कारण इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो किसी भी चालक को या तो आवेशित किया जाए, मान लीजिए कि अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि अगर किसी वैद्युत ये जो कोई चालक है, या ये सॉलिड हो, या ये सपोज कीजिए खोखला गोला हो, किसी मतलब कि कोई भी चालक गोला, जैसे चांदी का हो, आपका एल्युमिनियम का ऐसा गोला ले लिया जाए, या खोखला हो, या तो ये पूरा ये सॉलिड है, मतलब कि पूरा ठोस गोला, उससे कोई मतलब नहीं है। जितने भी आवेश होते हैं, अगर सपोज कीजिए इसको धनावेशित किया गया है, तो जितने भी आवेश होंगे ये क्या होते हैं, इसके सरफेस पे होते हैं। जितने भी आवेश होंगे वो कहां पे होते हैं, इसके सरफेस पे होते हैं। तो अगर ये सरफेस पे आवेश हैं, तो आप देखेंगे अगर यहां पर सपोज कि एक धन आवेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा है इधर की तरफ, चारों तरफ निकलेंगी, इसके इधर भी निकलेगी, यहां से वैद्युत क्षेत्र रेखा इधर की तरफ, इधर की तरफ, वैसे ही ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकलती रहेंगी। तो जैसा एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, वैसे ही एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जिसकी वजह से एक वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ और एक वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ। अब देखिए, ये बाहर वाला तो बाहर रह ही गई, लेकिन इसके वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक आवेश है, वहां पे वैसे एक यहाँ पे आवेश मिलेगा, जिसकी वजह से एक वैद्युत बल रेखा बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ हो जाएगा, तो इससे ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे ही अंदर ये जो वैद्युत बल रेखा मिलेगी, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया आपने, धन आवेश लिया, तो वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, और यहाँ पे लिया तो इसका एक वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, तो ये वाला इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब आप देखें कोई भी चालक होगा, अगर उसको आवेशित किया जा रहा है, तो हर एक आवेश के लिए एक ऐसा दूसरा आवेश मिल जाएगा जो जिसकी वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्या कर देगी, विरोध कर देगी, अपोज कर देगी, और इसके कारण उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों, जो इसका दूसरा परिणाम है उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों, सभी आवेश चालक के पृष्ठ पे होते हैं। जितना भी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए या कहीं भी रखा जाए, जो भी इस पे चार्ज, जो आवेश उत्पन्न होते हैं वो कहां होते हैं, उसके पृष्ठ पे होते हैं। उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। जब उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र ही 0 हो जाएगा तो आवेश कहां से रहेगा। तो आप ये दिमाग लगाएंगे कि कोई भी, आज से इसके पहले भी जब वैद्युत बल रेखाओं को मैं समझा रहा था, तो वहां पे आपको ये समझाया गया था कि कैसे जो सारे आवेश होते हैं वो कहां पे होते हैं, किसी भी
चालक के पृष्ठ पे होते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तीसरा इसका जो परिणाम है वो ये है, चालक के पृष्ठ पर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। आप देखिए बच्चों कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, या तो ये बाहर की तरफ है, आप यहां पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र यहां पे अंदर की तरफ है, और ये जो इससे एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां से जब निकला तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वैसे ही अगर कोई चार्ज स्फीयर है, मान लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, कुछ ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती हैं। अगर इस पॉइंट पर देखा जाए, यहां पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाए, तो आप देखेंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी वैद्युत बल रेखा है, इस पृष्ठ से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चालक है और उससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उस पृष्ठ से वो कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसलिए ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो किसी चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, अभिलंबवत होती हैं। इसका मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये अभिलंबवत होती हैं। चौथा, चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। अब देखिए, ये कोई भी चालक है और ये आवेशित है, तो आपको पता है कि इसके पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा। आपको निकला गया, अभी इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में आपको ये बताया गया था कि अनावेशित चालक या आवेशित चालक के पृष्ठ पे कितना ये वैद्युत विभव का मान होता है, ये निकलवाया गया था। तो आपने वैद्युत विभव का मान निकाला था KQ/R। तो आप देखिए, ये Q तो यहाँ पे इस पे जो आवेश होगा वो Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, K भी फिक्स होगा। और आप देखिए यहाँ पे हर स्थान के इसके सरफेस पे हर एक स्थान का जो डिस्टेंस होगा वो R ही होगा। तो जितना यहाँ पे विभव होगा उतना ही यहाँ पे विभव होगा, उतना ही यहाँ पे विभव होगा। हर जगह विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी, मतलब कैसा भी पृष्ठ हो, किसी भी पृष्ठ पे जो ये वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। आपको सम विभव पृष्ठ के गुण बताए गए थे, उसमें ये बताए गए थे कि जो सम विभव पृष्ठ होता है, मतलब जहां पे विभव समान होता है, वैद्युत क्षेत्र उसके क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो आप यहां से भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जिस पृष्ठ के से ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत हो, उस पृष्ठ पे जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। मतलब कि उसको हम क्या कह सकते हैं, सम विभव पृष्ठ कह सकते हैं। तो किसी भी चालक का जो पृष्ठ होता है, जो आवेशित होता है, वो जो पृष्ठ होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, सम विभव पृष्ठ कह सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, सम विभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम इसकी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो σ/ε0 होती है। तो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था, गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग बताया गया था, उसमें आपको बताया गया था दूसरा अनुप्रयोग ये है, और उसमें आप बताया गया था कि कोई अचालक कोई सीट हो तो उसके किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = σ/2ε0 होती है। और वही कोई ये चालक सीट हो तो इसके हर एक बिंदु पे, इसके बाहर या इसके पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की एक तीव्रता होती है वो σ/ε0 हो जाती है। तो आप फर्स्ट चैप्टर में जाइए, लास्ट में गॉस का नियम पढ़िए, और गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है दूसरा, उसमें इसका प्रूफ बताया गया है कि E = अगर ये कैसा हो, प्लेन सीट हो, तो E = σ/ε0 हो जाता है। हम एक प्रूफ इसका और बता देते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई स्फेरिकल, मान लीजिए कि ये स्फेरिकल वाला नहीं बताया गया है, तो स्फेरिकल का यहाँ पे मैं प्रूफ आपको बता दे रहा हूं कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको ये जानना है। सपोज कीजिए कि अगर ये कोई स्फेरिकल हमारा चार्ज स्फीयर है, मतलब कोई ये चालक है और स्फेरिकल है, और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसपे Q आवेश है। तो इसके वजह से, सपोज कीजिए कि इसके वजह से
इसके सरफेस पे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। बच्चों सपोज कीजिए कि इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, और इस पे जो आवेश है वो क्या है, स्मॉल क्यू है। अगर आपसे पूछा जाए गॉसेस लॉ की वजह से, मतलब अगर इस पे यही सरफेस जो है ये गॉसियन सरफेस भी है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो ये चार्ज है वो क्यू है, तो गॉसेस लॉ की वजह से ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा, आप जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉसेस लॉ से क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस का नियम यही तो कहता है कि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर नेट आवेश कितना है, क्यू है, तो उससे पास होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपको ये पूछा जाए कि इस पूरे सरफेस से कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से ई डी ए कॉस थीटा से अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा हमने इसका सरफेस एरिया ले लिया और यहाँ पे ये आवेश है ही है, ठीक है। तो यहाँ इस छोटे सरफेस एरिया डीए का डायरेक्शन क्या होगा, अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा, और यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा होगा इसका भी दिशा किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ ही होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अगर इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया जाए तो फाई ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो फाई ई इक्वल्स टू यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ ई, और ये कितना हो जाएगा डी ए, और इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है तो थीटा 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इस फाई ई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इस फाई ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और आप यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको ई को ई रहने दीजिए, यहाँ पे ई को ई रहने दीजिए। जो ये ई होगा वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, और क्योंकि ये डी ए अलग है, ई क्या होगा हर जगह इसके सरफेस पे हर जगह ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से हर जगह ये जो रेडियस है वो सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो हर जगह रेडियस सेम है तो ई की वैल्यू क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये एक अचर है इसलिए बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डी ए लिख लेंगे। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरे इसका अगर कहीं ये डी एक्स है तो इसका समाकलन क्या हो जाता है, एक्स। डी बी है तो उसका समाकलन क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही कहीं डी ए है तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस डी ए का जो समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इसको मिटाकर ई तो बाहर हो गया, और इस डीए का जो समाकलन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे ए हमने लिख दिया। अब यहां से ई बराबर लिखा जाए, ई को और ए को इधर लेकर आया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, इधर आएगा तो बटे में ए हो जाएगा, इनटू में एप्सिलॉन नॉट। और आपको ये बताया गया था, याद कीजिए आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ये सिग्मा होता है, और सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, ए होता है। आवेश बटा क्या होता है, क्षेत्रफल को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये क्यू बाई ए को आप क्या कह सकते हैं, ये जो सिग्मा है ये क्यू बाई ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए। तो आप चाहें तो इस क्यू बाई ए को सिग्मा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आपको यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि किसी भी जो आपका चालक सरफेस है तो उसके ये पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में ये बताया कि अगर कोई चालक है, अगर उसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे उस वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, या उसको आवेशित किया जाए तो उसको आवेशित करने में उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, आवेश कहाँ होते हैं, आवेश उसके पृष्ठ पे होते हैं। ठीक है, तो इन सारे जितने भी 5 परिणाम उसके हैं उन सारे परिणामों को बताया गया। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।